Welcome students of 10th class. This is Mukhtar sir with the topic minerals and energy resources. This is part number 1 of this very topic. आप इसमें समझेंगे कि what minerals are. अगर हम किताब को देखें when we go through the book, the definition is written over there by which it means a naturally occurring substance having a definite केमिकल कंपोजिशन और होमोजीनियस इंटरनल स्ट्रक्चर। एक ऐसी कुदरती चीज़ जिसकी डेफिनेट केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, इसको हम मिनरल कहते हैं। और ये मिनरल्स हमें रॉक्स में मिलते हैं और जो हमारी क्रस्ट है अर्थ की, व्हेन वी गो थ्रू द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर दिस थिंग, द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड रॉक मटेरियल्स, या तो रॉक्स की या रॉक मटेरियल्स की बनी हुई होते हैं। और ये रॉक्स मेड अप ऑफ जो होते हैं, ये रॉक्स क्या होते हैं, दे आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। ये रॉक्स भी मिनरल्स की ही बनी हुई होती हैं, ठीक है सर। तो पहले आप याद रखेंगे कि मिनरल नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसके खास होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन रहते हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। और इसके अलावा ये हमें रॉक्स में मिलती हैं, और रॉक्स बजाते खुद जो है वो मिनरल्स की ही बनी हुई होती हैं। लेकिन ये मिनरल्स हमें ज़्यादातर ओर्स में मिलते हैं जिनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, और रॉक्स भी मिनरल्स की ही बनी हुई होती हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ देखेंगे तो हम इन मिनरल्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और अगर प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें तो मिनरल्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। ओके, नाम से ही पता चल जाता है। सो व्हेन वी गो थ्रू दिस क्लासिफिकेशन, नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ मेटल। ओके, मेटल जिन मिनरल से हासिल नहीं होता है उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। तो इसमें हमारा माइका, साल्ट, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, जिप्सम वगैरह जैसे मिनरल्स आते हैं। बट व्हेन वी गो थ्रू द मेटालिक मिनरल्स, ये वो मिनरल्स रहते हैं शाबाश जिनसे हमें जो है भाई साहब मेटल हासिल होते हैं, ये मेटालिक मिनरल्स कहलाए जाते हैं। ओके सर, इसके बाद हम इन मेटालिक मिनरल्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फेरस और नॉन फेरस। वो मेटालिक मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट रहता है उनको हम फेरस मिनरल्स कहते हैं। इसमें मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट जैसे आएंगे। एंड दोज मेटालिक मिनरल्स इन विच देयर इज़ नो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन का जिसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं रहता है, उन मेटालिक मिनरल्स को हम नॉन फेरस मेटालिक मिनरल कहते हैं, जिसमें बॉक्साइट, कॉपर, लेड, गोल्ड ये सब आएंगे। ये मेटल है, गॉट इट सर, लेकिन इनमें आयरन नहीं होता है और उस बेस पे हम इनको नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। व्हेन वी लुक एट द एनर्जी मिनरल्स, ये वो मिनरल्स रहते हैं जिनसे हमें एनर्जी हासिल होती है। कोल मिनरल हैं लेकिन एनर्जी हासिल होती है, पेट्रोलियम मिनरल हैं लेकिन एनर्जी हासिल होती हैं, और इस बुनियाद पे ऑन द बेस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी कैटेगराइज देम एज एनर्जी मिनरल्स। गॉट इट सर। मिलते कहाँ पर है ना, सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, वेयर फ्रॉम वी गेट दीज मिनरल्स, एंड वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स। ये ओर्स में होते हैं या ओर से हासिल किए जाते हैं, और ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, अगर हम अर्थ के ऊपर देखते हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ एक्यूमुलेट होते हैं, उनसे मिक्स फॉर्म में हमें मिलते हैं। रॉक्स जो इन मिनरल्स की बनी हुई होती हैं उनमें और सारे मटेरियल्स भी रहते हैं, और उनसे ये मिनरल्स बाहर निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट इंस्टेंस दैट वी गेट दीज मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स। और हमारे पास अलग अलग रॉक्स होती हैं ना, अलग अलग टाइप्स रहती हैं। आपने ये पहले ही देखा होगा कि हमारे पास जो बेसिक रॉक होते हैं जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं, ये मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। अगर हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करेंगे, वो एरियाज, वो जोन्स जहाँ पर हमें इग्नियस रॉक्स मिलते हैं, उन इग्नियस रॉक्स के क्रैक्स में, क्रीविसेस में या फॉल्ट्स या जॉइंट्स में हमें बड़े पैमाने पे ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अगर छोटे पैमाने पे स्मॉलर ऑकरेंसेस अगर होंगी मिनरल्स की तो उनको हम वेन्स कहते हैं, ठीक है सर। और अगर बड़े पैमाने पे हमारे पास मिनरल्स मिल जाते हैं इन इग्नियस रॉक्स में तो उनको हम लोडीज कहते हैं, ठीक है सर। अब मेटालिक मिनरल्स जो हमने पहले आपसे कहा था कि ये वो मिनरल्स हैं जिनसे हमें मेटल हासिल होता है, जिसके हमने नाम भी लिए थे, वो कॉपर, जिंक, गोल्ड, क्योंकि सबको हम क्या बोलेंगे, इनको हम मेटालिक मिनरल्स का ही नाम देते हैं। तो यहाँ पर अब बात याद रखेंगे कि मिलते कहाँ पर हैं। सबसे मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स रॉक्स होते हैं, और उनमें रॉक्स में से कौन सी रॉक सबसे ज़्यादा मशहूर है इन मिनरल्स के हवाले से, दैट इज़ इग्नियस रॉक, और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे आपके साथ। स्मॉलर ऑकरेंसेस जो होती हैं
मिनरल्स की, उनको हम वेन्स कहते हैं, और जहाँ पर बड़े पैमाने पे हमें मिनरल्स मिलते हैं इग्नियस रॉक्स में, उनको हम लोडीज का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रॉक है, दैट इज़ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स की वजह से बनने वाली रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। आपको, मुझे नहीं लगता, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मड, बिकॉज यू आर वेल मैच्योर टू नो, क्यों आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मड। और अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे, वो रॉक्स जो सेडिमेंट्स की वजह से बनती हैं, पानी के नीचे बनती हैं नॉर्मली, इनमें हमें बड़े पैमाने पे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है सर। और वो बेड्स और लेयर्स में मिलते हैं, क्योंकि डिपॉजिशन ऑफ सेडिमेंट्स नॉर्मली बेड्स या लेयर्स में होती हैं। इसकी बड़े पैमाने पे हमें ये जो मिनरल्स मिलते हैं इन सेडिमेंट रॉक्स में, उसमें से है हमारा पहला है जिप्सम है, पोटैश सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। इनमें भी हमें बड़े ये जो है कुछ मिनरल्स हैं जो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सर डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। अगर हम देखें अपर पार्ट जो होता है रॉक्स का, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ की वजह से डिकम्पोज हो जाता है या वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम वेदरिंग का नाम लेते हैं। उसके बाद उस रॉक के अंदर जिसमें ये वेदरिंग हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाते हैं, तो अंदर वाला जो मटेरियल होता है मिनरल्स का, वो एक्सपोज हो जाता है। वेदरिंग के बाद बड़े पैमाने पे जो ये मटेरियल एक्सपोज हो जाता है, सरफेस के ऊपर पड़ जाता है मिनरल्स का, वो हमें मिल जाता है। यहाँ पर भी हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके एग्जांपल हैं बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट भी हमें इसी तरह से मिल जाता है। इसके बाद बड़े पैमाने पे देयर आर न्यूमरस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी हैव द मिनरल्स इन द एलुवियल डिपॉजिट रीजन्स। क्योंकि अगर हम देखें जो सैंडी वैलीज फ्लोर जो रहते हैं या बेस ऑफ हिल्स जो रहते हैं, वहाँ पर जो मटेरियल इरोड करके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको प्लेसर डिपॉजिट्स का नाम दिया जाता है, उसमें बड़े पैमाने पे हमें ये जो क्या बोलते हैं मिनरल्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं व्हेन यू लुक एट द रिवर्स, जो रिवर्स होते हैं वो अपर स्टेज पे, अपने अपर स्टेज पे जब वो पहाड़ों से चलते हैं, बहुत सारा मटेरियल इरोड करके लाते हैं, रॉक्स को इरोड करके लाते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनमें मिनरल्स भी होंगे। तो ये सारा कुछ मटेरियल जो है फुट हिल्स के ऊपर जो है, वो बेस के ऊपर जो है हिल्स के, वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। और जब हम उसको चेक करते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े पैमाने पे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है सर। और ये पानी की वजह से लाए होता है, इसमें गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम जैसे हमें बड़े पैमाने पे ये मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो ओशन हमारे पास है, क्योंकि यू मस्ट नो, आपको ये पता भी होगा शायद कि जो हमारा पूरा अर्थ का 70% जो एरिया है वो ओशंस का बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है। और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आवर अर्थ इज़ आल्सो कॉल्ड एज शाबाश वाटर प्लैनेट। आपको पता हो ना भाई साहब। तो हमारे इन ओशंस में ये जो है बड़े पैमाने पे जो है ये मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि डिज़ोल्व्ड फॉर्म में हमारे ओशन में जो है मिनरल्स मिलते हैं। कौन सा मिनरल? कॉमन सॉल्ट मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ब्रोमाइन मिलता है, ठीक है। और मैंगनीज और भी इसमें ओशन बेड्स, जो हम पूरा तल नीचे समुद्र के नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें मैंगनीज और भी मिल जाता है। डिज़ोल्व्ड और सस्पेंडेड फॉर्म में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। अगर हम एक पानी का गिलास लाते हैं, उसमें हम रेत डालेंगे और उसको घुमाएंगे, उस रेत को पेंसिल से या किसी और चीज़ से गिलास के अंदर, ट्रांसपेरेंट गिलास के अंदर, तो वो मटेरियल उसके अंदर जो है वो दिखाई देगा। लेकिन ये मटेरियल उसमें सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। आप उसको हाथ से छू भी सकते हैं, मतलब उसको महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन उसी पानी के गिलास के अंदर आप एक नमक का जो है एक चम्मच डालो और उसको हिलाओ। नमक आपने डाला एक चम्मच, लेकिन वो वहाँ पर नज़र ही नहीं आया, वो उस पानी के साथ मिल गया, वो होता है डिज़ोल्व्ड फॉर्म में। इसी तरह से जो पानी होता है ओशंस और सीज का, उसमें हमें बहुत सारे मिनरल्स कॉमन सॉल्ट की शक्ल में, मैग्नीशियम की शक्ल में या ब्रोमाइड की शक्ल में डिज़ोल्व्ड फॉर्म में मिलते हैं। मतलब वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन असल में उसमें होते हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की, ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, व्हेन वी लुक एट द अर्थ सरफेस, द गॉड ऑलमाइटी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड दीज मिनरल्स अनइवनली। गॉट इट? कि हमें हर किसी दुनिया के हिस्से में जो मिनरल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलते हैं, ठीक है। कहीं पे हमें आयरन और ज़्यादा मिलता है, कहीं पे हमें और कुछ ज़्यादा बड़े पैमाने पे मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइवनली हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे फेरस मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। व्हेन वी लुक एट दीज मिनरल्स, ये मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मैंने पहले आपसे कहा था कि ये वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है। एंड व्हेन वी लुक एट देयर यूज, दे आर मोस्टली यूज्ड इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन
मेटल्स, ये उनमें इस्तेमाल किया जाता है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पे। एंड व्हेन यू लुक एट इट इज पोर्शन, इट इज परसेंटेज एज फार एज द यूज इज कंसर्न, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि 3/4 जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक ये जो मिनरल्स का है उसमें से मेटालिक मिनरल्स में वो फेरस मिनरल्स का ही होता है। मेटालिक मिनरल्स में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर। आयरन ओर ये भी एक फेरस जो है या मेटालिक मिनरल कंसिडर किया जाता है। इसमें अलग अलग टाइप्स रहते हैं हमारे पास। सबसे पहला टाइप जो है वो है मैग्नेटाइड आयरन ओर। आयरन ओर का जो पहला टाइप है वो है मैग्नेटाइड। इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन कंटेंट होता है दैट इज अराउंड 70%, और ये हाई मैग्नेटिक क्वालिटी का रखता है, हाई ग्रेड आयरन ओर इसको कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा हेमेटाइट, इसमें 50 to 60% जो है आयरन कंटेंट होता है। इस हिंदुस्तान में वो पाए जाते हैं, वो अलग अलग उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये बड़े पैमाने पे हमें यहाँ पर आयरन ओर बेल्ट देखने को मिलता है, आयरन ओर देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो दूसरा है वो है द्रग बस्तार चंद्रपुर बेल्ट, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर हमें आयरन ओर मिलता है, लेकिन यहाँ का जो आयरन ओर है वो ज़्यादातर जापान और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट आयरन ओर बेल्ट है बलारी जो है चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु ये है तुमकुरु बेल्ट जो है कर्नाटका है, वहाँ पर हमें बड़े पैमाने पे आयरन ओर देखने को मिलता है। और ये जो है स्लरी फार्म में पाइपलाइंस के ज़रिए से मैंगलुरु पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। स्लरी फार्म आप समझते हैं ना, यहाँ पर स्लरी फार्म वो होते हैं कि जहाँ पर सॉलिड्स को थोड़ा सा केमिकल जो है केमिकल्स के ज़रिए से उसको जेली फॉर्म में तब्दील करके पाइपलाइंस के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट करने के काबिल बनाया जाता है, उसको हम स्लरी फार्म कहते हैं। सो द आयरन ओर विच वी गेट थ्रू दिस वेरी आयरन ओर बेल्ट फ्रॉम द कर्नाटका, दे फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्लरी फार्म एंड देन थ्रू पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेड टू द पोर्ट थ्रू नियर मैंगलुरु। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। ये गोवा और महाराष्ट्र का जो इलाका है इसमें पड़ता है, चाहे वो गोवा हो या रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ से भी हमें बड़े पैमाने पे आयरन ओर हासिल होता है। ठीक है सर, और इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद मैंगनीज जो दूसरा है, ये जो है स्टील और फेरी मैंगनीज एलॉय में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ये नॉर्मली नेचुरली हमें मिल जाते हैं, बट देयर आर सम मेटल्स विच आर मैन मेड इन नेचर और उनको हम एलॉय कहते हैं। और उन एलॉयज़ को बनाने में मैंगनीज़ का बड़ा रोल प्ले होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है मैंगनीज़ का। इसके अलावा दिस मैंगनीज आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स के साथ साथ पेंट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक बात स्टील फॉर्मेशन की, स्टील में भी मैंगनीज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है। 10 kg जो है मैंगनीज़ इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं स्टील बनाने में, लेकिन हर एक टन स्टील बनाने में हमें 10 kg मैंगनीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो फार एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इंडिया इज कंसिडर्ड इज ओडिशा एज पर 2000 और 2001 जो है 1/3 जो है कंट्री का जो आउटपुट है वो वहाँ से आता है, टोटल प्रोडक्शन का वो वहाँ से हमें हासिल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस वेरी टॉपिक। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरे पार्ट में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।